तो देखिए, जिस तरह से इस बात को लेकर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आज हिरासत में लिए जा सकते हैं और गिरफ्तारी भी संभव है। तो फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं संजय राउत और अब यहां से उन्हें ईडी हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और इस पर चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। मैं परिचय सबसे पहले आपसे करा देती हूँ कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को आप मेरे साथ देख रहे हैं इस चर्चा में शामिल होते हुए। साथ ही शिवसेना के नेता विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रवीण कुंटे स्पोक्स पर्सन एनसीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आप सबसे मैं बातचीत करूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं। जितेंद्र, अब हिरासत में लिया जा चुका है, निकल भी चुके हैं ईडी के अधिकारी संजय राउत के आवास से। कितना वक्त लगेगा ईडी दफ्तर हेडक्वार्टर पहुंचने में और फिर वहां जाने के बाद क्या कुछ होना है? देखिए शिरीन, मैं दक्षिण मुंबई के बेलाड स्टेट इलाके में ही हूँ। यहीं पर ईडी का दफ्तर है और उम्मीद की जा रही है कि करीब 20 से 25 मिनट लगेगा उन्हें यहाँ पर पहुँचने में। ईडी के दफ्तर में यहाँ पर पहले से ही तैयारी की गई है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो उनसे पूछताछ करेंगे और अभी उन्हें हिरासत में लिया गया है, लेकिन औपचारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई भी यहाँ पर पूरी की जाएगी और इसके बाद कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो इर्द गिर्द का माहौल है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आसपास के पूरे इलाके को एक तरह से पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है और यहां से 300-400 मीटर दूरी तक जितने भी रास्ते ईडी दफ्तर की तरफ आते हैं, वहां पर मुंबई पुलिस ने अपने सुरक्षा कर्मियों को, अपने बलों को तैनात कर दिया है ताकि जिस तरह का माहौल संजय राउत के घर के बाहर मुलुंड में सुबह से देखने मिल रहा है, वैसे ही सिचुएशन यहां पर पैदा ना हो, यहां पर शिवसैनिक किसी तरह का उत्पात ना कर पाए। इसके लिए पुलिस ने एहतियातन काफी कड़े कदम उठा रखे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले 20 से 25 मिनट में यहां पर संजय राउत पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि संजय राउत की गिरफ्तारी शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। संजय राउत शिवसेना के एक बेहद मुखर नेता थे और खास करके 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तो उस वक्त एनसीपी और शिवसेना के बीच बातचीत के लिए एक पुल के तौर पर, एक माध्यम के तौर पर उन्होंने काम किया था और उन्होंने और नवाब मलिक ने, इन दोनों ही लोगों ने सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी और अब ये दोनों ही लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं शिरीन। बिल्कुल, और इस मामले में जिस तरह से संजय राउत निकले हैं यहां से थोड़ी देर बाद, जैसा जानकारी जितेंद्र दे रहे हैं कि लगभग 20 से 25 मिनट का इंतजार और करना होगा और उसके बाद यहां पहुंच जाएंगे। जितेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ। अब मैं अपने खास मेहमानों का रुख कर लेती हूं और विक्रम सिंह जी, मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूं। आपने सुना हमारे संवाददाता जितेंद्र जो कह रहे थे कि ये जाहिर तौर पर आप लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है और एक झटका आप लोगों के लिए, क्योंकि संजय राउत अभी तक तो ईडी के अधिकारी उनके आवास पर थे, लेकिन अब वो ईडी के अधिकारियों के साथ निकल चुके हैं क्योंकि हिरासत में ले लिए गए। ये तो होना ही था। पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से बीजेपी जो विपक्षी पार्टियों के ऊपर इस तरीके से कर रही है सरकार गिराने के उद्देश्य से, और जो उनकी बात नहीं मान रहा उनके ऊपर किस प्रकार से जांच एजेंसियों से कार्रवाई कराई जा रही है। तो ये तो साफ पूरा देश देख रहा है। आप मुझे बताइए कि जिन लोगों पे इन्होंने आरोप लगाए थे, जो शिवसेना से जो छोड़ के चले गए, इन लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन वो उधर चले गए तो पाक साफ हो गए, उनके साथ सरकार बना ली। तो ये मैं समझता हूँ कि इस चीज का क्या समाधान है कि आप किसी को भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं, अगर वो आपके पाले में चला गया तो आपके वो पाक साफ हो गया। तो अब तो सबसे बड़ी तो समस्या देश में मैं समझता हूँ यही है। इस चीज के ऊपर सारा देश को देखना चाहिए कि किस प्रकार से बीजेपी आज तानाशाही वाली, ये जो दमनशाही वाली जो कार्रवाई कर रही है, ये किस कहाँ रुकेगी। इस प्रकार तो विपक्ष चल ही नहीं पाएगा। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जो है आज सबके साथ दिक्कत हो रही। आप झारखंड में देख लो, आप पश्चिम बंगाल में देख लो, आप तेलंगाना में देख लो, तो सब जगह यही हाल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक प्रकार से तानाशाही हो रही है पूरे देश के अंदर, और ये अगर ये नहीं रुकेगी तो मैं समझता हूँ कि देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलने वाला। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात तो आज देश के सामने जो आ रही है वो एक चीज साफ हो गई कि किसी के ऊपर भी भ्रष्टाचार लग रहे हैं, अगर वो उनके पाले में चला गया तो वो पाक साफ हो जाएगा। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, तो उसका जवाब मैं जफर इस्लाम से ले लेती हूँ, वो हमारे साथ है। जफर इस्लाम जी, सुना आपने, विक्रम सिंह साफ कह रहे हैं कि जहां आप लोग आगे नहीं आ पाते ईडी को आगे कर देते हैं और ईडी पूरे देश भर में
जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है वो आपके टूल के तौर पर हो रही है, ये कहना है विक्रम सिंह का। देखिए, विक्रम सिंह जी शायद नहीं जानते कि संजय राउत जी ने कितना घिनौना काम किया है, कितना बड़ा करप्शन किया है, किस तरह से घोटाले किए हैं। उनके जो सहयोगी है परवीन राउत, उनके अकाउंट में कितना पैसा गया है, उस पैसे से कहाँ कहाँ खरीदारी हुई है, कौन सी चीज़ खरीदी गई है, कहाँ फ्लैट खरीदा गया है दादर ईस्ट में, और कहाँ कहाँ बांटे गए पैसे, इनको जानकारी नहीं है। इसलिए शायद इस तरह की बात कर रहे हैं। आज जो है भारत में जो सरकार है वो बिल्कुल करप्शन फ्री सरकार है। सुन लीजिए, अभी करप्शन फ्री सरकार है। आप हमारे सरकार पे कोई उंगली उठा नहीं सकते, लेकिन आप जिस तरह से एमवीए की सरकार पिछले 2.5 साल से जिस तरह से लूट खसोट में पड़ी हुई थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, हर लोग एक ही काम था, करप्शन करप्शन करप्शन। आज वो करप्शन की सफाई हो रही है। इसलिए जिस तरह से संजय राउत जी जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा कमाल किया है। नहीं, एक मिनट सुनिए, बीच में रोकिए मत, बीच में टोका टिकनी मत कीजिए, बीच में मत टोकिए। आपको सुन रहा था मैं, आपकी सब बात सुना, उसके ही जवाब दे रहा हूँ। जिस तरह से हीरो की तरह जा रहे हैं संजय राउत जी, ये कोई हीरोगिरी का काम किया है ये, या करप्शन किया है? अरे भाई, गरीबों का पैसा पतराचौल में क्या किया? आप गरीबों के लिए फ्लैट बनाना था, आप एचडीआईएल वाधवान के साथ पैसा लेकर हड़प करके भाग गए। तो संजय राउत जो कि उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई थी, तफ्तीश लगातार की जा रही थी, लेकिन अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और एक बार फिर से आपको ये 2 तस्वीरें इसलिए हम दिखा रहे हैं कि देखिए, ईडी हिरासत में जब संजय राउत थे तो वो किस तरीके से यहां पर जब बाहर निकले तो कैसे वो समर्थकों के बीच अपनी मौजूदगी का एहसास उन्हें किस तरह से करा रहे थे। दूसरी तस्वीर आप देखें 23 फरवरी 2022 की है, जब नवाब मलिक गिरफ्तार हुए थे तो उस दौरान वो विक्ट्री दिखाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए बाहर निकले। ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा था संजय राउत को जब, तब वो भगवा गमछा लहराते नजर आए। जिस तरह से आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, भगवा गमछा पहनकर आए थे बाहर, उसे निकाला, हवा में उछाला, घुमाया और समर्थकों का उन्होंने धन्यवाद दिया, क्योंकि समर्थक सुबह से डटे हुए थे। और इसी तरीके से 23 फरवरी की तस्वीरें, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक को भी गिरफ्तार किया गया था, तो वो विक्ट्री साइन दिखाते हुए ईडी दफ्तर गए। हमारे सभी खास मेहमान बने हुए हैं और प्रवीण कुंटे एनसीपी के प्रवक्ता है। मैं चाहती हूँ प्रवीण कुंटे जी, आप इन तस्वीरों पर जरा जवाब दीजिए। मतलब ये बहुत गंभीर मामला है जिसमें कार्रवाई हो रही है, चाहे ये वाला मामला हो या फिर नवाब मलिक का, लेकिन इस तरीके से बाहर निकलना, समर्थकों के बीच विक्ट्री साइन दिखाना, हवा में गमछा लहराना, ये किस तरीके का, मतलब ये बॉडी लैंग्वेज या फिर ये मौजूदगी दर्ज कराना, इस तरीके की, इसे कैसे समझा जाए? नहीं, देखिए, मैं जहां तक संजय राउत जी पर ईडी की कार्रवाई का सवाल है, पिछले साल भर से संजय राउत जी ईडी के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं। उन्होंने बार बार आरोप लगाया कि जितेंद्र नवलानी नाम के व्यक्ति के मार्फत ईडी जैसी तमाम जांच एजेंसियां फिरौती का काम करती है। और जिस तरह से आज ईडी की कार्रवाई करने का जो मुहूर्त ढूंढने का काम किया, आपके जानकारी के लिए, पूरे देश के जानकारी के लिए हम एक चीज को बताना चाहते हैं। कल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ी होशियारी के साथ महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता से खिलवाड़ करने का काम किया। उसको लेकर पूरा महाराष्ट्र की जनता आंदोलित है। लगातार जहां तक संजय राउत को एक्शन लेने की बात थी, इसकी आशंका लगातार साल भर से पूरे महाराष्ट्र की जनता के बीच में थी। लेकिन जिस समय का चोर, सुनो, बोलिए सुनिए, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब की बात मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। एक अली बाबा और 40 चोर की सरकार बनाने वाली भाजपा ही हमें नैतिकता पाठ पढ़ाने का काम करेंगे। जफर इस्लाम साहब, पूरा देश जानता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की तमाम जांच एजेंसी को राजनीतिक इस्तेमाल करने का आप काम कर रहे हैं। नवाब मलिक क्या करने जा रहे थे? मेडल लेने के लिए जा रहे थे क्या? सुनिए, नवाब संजय राउत को मेडल जीत के आ रहे हैं। जरा दोनों को देखा आपने? नेताओं के लिस्ट अरे करप्शन किया है हम लोगों ने, अवैध तरीके से पैसे बनाए, अवैध तरीके से पैसे बनाए, करप्शन किया, और इसलिए और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि उनको कोई तमगा मिलने वाला है, उछलते कूदते जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि ईडी अपना काम कर रही है।
आप उनके बोलते हैं खिलाफ रीजनल सरकार आपकी को क्या तकलीफ राय है, है? बहुत सारी रीजनल सरकार अपना सरकार चला रही है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आप अवैध तरीके से काला धन बनाइएगा तो हमारी सरकार आपके पास जरूर जाएगी। ईडी अपना काम करेगी, ईडी के पास दस्तावेज है, बहुत इंफॉर्मेशन है, पूरे इंफॉर्मेशन के साथ पहुंचिए वहां पर। अली बाबा 40 चोर की सरकार बनाने हमें वाले कोई धमकाने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ अवैध तरीके से काम करने वालों को हिरासत तक पहुंचाने का काम कर रही है पर कार्रवाई हुई, वो पहुंचाती रहेगी। क्या हुआ? आप अवैध तरीके से धन मत बनाइए, आप अवैध तरीके से धन मत बनाइए ना, आप क्यों अवैध तरीके से धन बना रहे हैं? आप क्यों करप्शन कर रहे हैं? एक एक करके बात कीजिएगा, एक और उसके सेकंड। बाद आप जरा देखिए प्रवीण कुंटे, जफर इस्लाम, एक एक करके बात कीजिए, एक मिनट रुक जाइए। आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके। शिरीन जी मुझे बात का जवाब देने दीजिए। शिरीन जी भावना मुझे बोलने जवाब का देने क्या दीजिए। हुआ? ठीक है प्रवीण कुंटे, आप सवाल पूछ रहे हैं ना, प्रताप कि सरना का क्या एक मिनट करेंगे? प्रवीण कुंटे मैं आप जवाब जवाब दे रहा हूं, करेंगे। सुन लो। प्रवीण कुंटे आप सुन लीजिए, आपका सवाल मैं पूछ ले रही हूँ जफर इस्लाम से। जफर इस्लाम जवाब हमें दीजिए। नैतिकता का पाठ ना ठीक पढ़ा है प्रवीण कुंटे आप सुनिए। मैं जरा जवाब दे देता हूँ। देश की जनता आपसे अरे जवाब सुन तो जानती है, लीजिए, चाहती है। अरे सुन तो लीजिए कुंटे जी, सुन महाराष्ट्र लीजिए की जरा अस्मिता सुन से लीजिए। खिलवाड़ करने आपके वाले, पास मुद्दा नहीं तो आप गवर्नर को गवर्नर जी के स्टेटमेंट को खींच रहे हैं, जबकि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। हकीकत तो यह है कि आप लोग सब अवैध तरीके से पैसे बना रहे थे। पिछले 2.5 साल में आपने सरकार में रहते हुए पूरे प्रदेश को लूटा है, पूरे प्रदेश में करप्शन किया है, अवैध तरीके से काला धन बनाया है। और आज अगर ईडी काम करती है जिसके पास सारे दस्तावेज है तो आपको दिक्कत हो रही है। आप कहते हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा, अरे काहे का पॉलिटिकल वेंडेटा? वो 700 लोगों का क्या हुआ जिनको 15 चावल में घर आप लोगों ने नहीं दिया? वो पैसा क्या किया आपने जिससे घर बनाया आपने, लेकिन गरीबों का घर का क्या होगा? जिन गरीबों को घर देना चाहिए तो उसको घर नहीं दिया आपने, वाधवांश के साथ मिलकर पैसा अपने हड़प कर गए। छत्रपति शिवाजी अरे महाराज, भगत सिंह सावित्रीबाई कोश्यारी जी फुले ने का अपने अपमान ऑर्डर करने करने वाला वाले आदमी, आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। ठीक है चलिए अब आप दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। नहीं एक सेकेंड प्रवीण कुंटे आप शांत रहिए थोड़ा। आप जफर इस्लाम साहब मैं आपके पास दोनों को शांत करना चाहती हूँ, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए रुकिएगा। मैं आ रही हूँ, आप प्लीज आप दोनों एक साथ बोल रहे, कोई नहीं सुन पा रहा। आप रुक जाइए प्लीज, आप रुक जाइए दोनों। नहीं आप दोनों अगर दोनों ही मुझसे वक्त मांगते रहेंगे, बाकी मेहमान भी है ना जफर इस्लाम प्रदेश में देश ठीक है चलिए प्लीज आप दोनों। फिर परवीन कुंटे को आप बोलने दीजिएगा, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए, मैं परवीन कुंटे ठीक है जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात कह रहा हूँ कि जरा संजय अली राउत बाबा की फोटो 40 देखिए, तोड़ के सरकार बना ले, जरा संजय राउत को देखिए जरा अरे भाई, अरे आप अच्छा जरा बुर्का वाली बात कर लीजिएगा। पहले संजय राउत का फोटो देखिए, ठीक है नवाब मलिक का फोटो देखिए, ये दोनों क्या लग रहा है देश के लिए कोई मेडल जीत के आए, ओलंपिक जीत के आए, क्या करके आए? अरे देश के गरीबों का पैमाल लूटा है, काला धन बनाया है, और इसके लिए क्या इनको क्या अवार्ड दिया जाए? इनको जेल की हिरासत में ले जाके। आप दोनों को मुझे अब प्लीज शांत हो जाइए। अखिलेश प्रताप जी अब आप आइए। बीजेपी की तरफ बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है, तमाम विपक्ष बीजेपी पर यह आरोप लगा रहा है कि वो लोग ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो साफ यहां पर कह रही है कि अगर वाकई सब कुछ साफ है तो फिर ईडी को अपना काम करने दीजिए। जब अगर कुछ भी नहीं है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर आपका क्या है इस पर टेक? अच्छा देखिए, कुछ हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता, सबको पता, वो आपकी मजबूरी है कि आप वो बातें नहीं कह सकते। लेकिन सबको पता है कि 2014 के बाद से, जब से ये बीजेपी की दिल्ली की नई हुकूमत आई है, जो इससे असहमत है, जो इसके पक्ष में नहीं है, जो इससे सहयोग कर रहा है, वो जो ईडी, आईटी, सीबीआई, उसके बल पर उसे कुचलने की काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो सरकारें जनादेश से इनके विपक्ष की बन जा रही हैं, उन सरकारों को भी इन एजेंसियों के माध्यम से गिरा करके और अपनी सरकारें बना ली जा रही हैं। अभी महाराष्ट्र में है, क्या क्या हुआ आपने देखा, कैसे कैसे कहाँ लोग टिकाए रुकाए गए, और अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। काश ये इतनी पावरफुल ईडी और इतनी केंद्र की पावरफुल ये सरकार, जो चुनी हुई सरकारों को गिरा दे रही है, सारे अपने विपक्षियों को कब्जे में करने का प्रयास कर रही है, चीन की दादागिरी को कंट्रोल कर देती, उस पर ध्यान लगाती, महंगाई पे ध्यान लगा देती, बेरोजगारी कंट्रोल करने पे ध्यान लगा देती, रुपए को संभालने में ध्यान लगा देती, 2 करोड़ नौकरियां देने में ध्यान लगा देती, काला धन लाने में ध्यान लगा देती, 15 लाख देने में ध्यान लगा देती,
डॉलर को कंट्रोल कर लेती, विपक्ष को तो कंट्रोल कर पा रहे, प्रयास कर रहे हैं, इनको कंट्रोल कर लेती तो देश के लोगों को बड़ा अच्छा लगता। हमारे देश के 70 लोग विदेशों में पैसे लेके भाग गए हैं। अच्छा, मैं अखिलेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकते हुए 1 मिनट दीजिएगा मुझे। एक बड़ी खबर सैकड़ों लोग यहाँ पे, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। हिरासत में लिए जाने के बाद संजय राउत का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और जिसमें वो लिख रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। संजय राउत आज सुबह से ही कई बार ट्वीट कर चुके हैं। ट्विटर पर वो लगातार रिएक्शन दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया वो ट्विटर के माध्यम से अपने विचार रख रहे हैं जब से उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है। और उन्होंने ये ट्वीट किया है, हिरासत में लिए जाने के बाद आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते। और बताया जा रहा है कि उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर को भी ट्वीट किया है जिसमें बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं, जिस पर वो लिख रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। आप अखिलेश जी अपनी जल्दी से बात 30 सेकंड में पूरी कीजिएगा प्लीज, फिर आगे मैं आऊंगी समीर जी आपके पास। देखिए सिरीन जी तानाशाह उससे बहुत डरता है जो तानाशाह से नहीं डरता। ये तानाशाह की पहचान होती है। सबसे तो उसी से डरता है वो तानाशाह जो उससे नहीं डरता है। और ये दिख भी रहा है। मैंने आपसे कहा ना, इन एजेंसियों का प्रयोग हिंदुस्तान के अंदर जो कई लाख करोड़ रुपए बैंकों का लेके बैठे पड़े हैं, जो हजारों करोड़ लेके लोग बाहर भाग गए हैं, जो इनके विपक्ष में है तब तक वो दोषी है, उस पर कार्रवाई होती है, उसमें तमाम अनियमितताएं देखी जाती हैं। जैसे इनकी पार्टी में आता है वो दूध का दूल्हा और पवित्र हो जाता है। ठीक है, इसमें बहस की कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं और ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार, अटल जी के बाद वाली बीजेपी, अटल जी तक अब मैं आपका जवाब के बाद वाली जो बीजेपी है वो अपने राजनीतिक कारणों से तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां विफल हो रहे हैं वहां ये कर रहे हैं। क्योंकि यही पूछ रहे थे विक्रम सिंह भी कि जो पहले विपक्ष में होते हैं वो उस वक्त वो दागदार होते हैं, आपकी पार्टी में जाते ही सब कैसे धुल जाते हैं दूध से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, याद है ना इनको? और किस सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? केज पैरेट, सीबीआई के बारे में कहा था, इन्हीं की सरकार के बारे में कहा था। आपको भी रोकना पड़ेगा मुझे क्योंकि तस्वीरें आ रही है इस वक्त, दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, ईडी हेडक्वार्टर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किया जा रहा था। संजय राउत को लेकर ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं। देखिए, ये गाड़ी के अंदर उनकी तस्वीरें जो इस वक्त संजय राउत ईडी अधिकारियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। बाहर समर्थकों का भारी जमावड़ा और इसी बीच यहाँ पर पहुंचते हुए, और देखिए अंदर से भी वो कहीं ना कहीं समर्थकों को यही कहने की कोशिश कर रहे होंगे कि जो उन्होंने अपने ट्वीट में किया कि हार नहीं मानेंगे वो, जय महाराष्ट्र। और अब इस वक्त की ताजा तस्वीरें हैं, ईडी की हिरासत में है संजय राउत। ईडी हेडक्वार्टर उनको ले जाया गया है, पहुंच चुके हैं। रौनक कुकड़े वहीं पर हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। रौनक, देख पा रहे हैं हम तस्वीरों के जरिए, बताइए जरा क्या कुछ हो रहा है वहां पर। जी देखिए, निश्चित तौर पर संजय राउत की गाड़ी का काफिला ईडी दफ्तर पहुंच चुका और यहाँ पर शिवसैनिक जो है वो बड़े संख्या में पहले से ही मौजूद थे। उनकी गाड़ी में हम देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो है वो ईडी के अधिकारी बैठे और ठीक उनके बाजू में सुनील राउत जो उनके भाई है, विधायक है, वो बैठे हुए हैं। और इस वक्त जो है ठीक ईडी दफ्तर के सामने यहाँ पर पहुंचा हुआ है। लगातार मीडिया कर्मियों के साथ भी यहाँ पर धक्का मुक्की देखने को मिल रही है। दरअसल कार्यकर्ता जो है वो अचानक यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच गए और आरोप यहाँ पर नारेबाजी होने लगी। इसी वजह से यहाँ पर अब पुलिस को थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ रहा है। इस वक्त ठीक आप मेरे कैमरा पर्सन कृष्णा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ठीक ईडी दफ्तर के सामने संजय राउत की गाड़ी पहुंच चुकी है। उनकी गाड़ी मैं आपको बता दूं कि ये उनकी निजी गाड़ी है। इसी गाड़ी में वो ईडी दफ्तर आना चाहते थे। सामने की तरफ ईडी के अधिकारी बैठे हैं और पीछे की तरफ जो है उनके भाई सुनील राउत के साथ संजय राउत बैठे हैं। और ये तस्वीरें सीधी आपको दिख रही है कि इस वक्त संजय राउत ईडी दफ्तर के बाहर हाथ में भगवा कलर का गमछा, जो शिवसेना की पहचान रही है, हिंदुत्व की पहचान रही है, उसको लहराते हुए दिख रहे हैं। और ईडी अधिकारियों के साथ जो है अब धीरे धीरे ईडी दफ्तर की तरफ जो है वो अपने कदम बढ़ाते हुए दिख
दिख रहे, दोनों तरफ पर मीडिया का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और जगह जगह पर जो शिवसेना के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी है जो इस वक्त उनके साथ है, जो उनके घर पे रेड के वक्त भी पहुंचे हुए थे, वो वहां पर पहुंचे हुए और ये मीडिया के सामने जो दूसरी तरफ मीडिया के लोग हैं वहां पर मुझे लगता है संजय राउत वहां पर मीडिया से बात कर रहे हैं। उस और जितेंद्र दीक्षित मौजूद है। शिरीन, उस वक्त जितेंद्र दीक्षित मौजूद है। त्रास देण्यासाठी महाराष्ट्राला कमजोर करण्यासाठी हे सगळं दहशत आणि दमन चक्र सुरू आहे। पण मी सच्चा शिवसैनिक आहे बाळासाहेब ठाकरेंचा मी लढणार, आम्ही लढू। महाराष्ट्र इतका कमजोर नाहीये आणि शिवसेना इतकी कमजोर नाहीये। खरी शिवसेना काय आहे हे आज तुम्ही पाहताय। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। सर, एकंदरीत गटामध्ये जे गेलेले आहेत त्यांच्यावर कारवाई नाही झाली, मात्र तुमच्यावर झालेली आहे। खुशी जताई है, संजय शिरसाट ने खुशी जताई है, क्या कहेंगे? नहीं, पेड़े वाटा, महाराष्ट्र कमजोर होतोय, पेड़े वाटा, पेड़े बरं का, महाराष्ट्रावर हल्ले होत आहेत, पेड़े वाटा। अरे बेशरम लोक आहेत तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। तो ये संजय राउत को आप सुन रहे थे, क्योंकि वो ईडी की हिरासत में है, लेकिन ईडी हेडक्वार्टर में अंदर जाने से पहले मीडिया के सामने और कैमरों पर उन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ झूठी जांच बैठाई गई है, झूठे दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, दमन चक्र को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितेंद्र वहीं पर मौजूद हैं, जितेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? संजय राउत को अभी हमने सुना। जी देखिए, अभी अभी संजय राउत ने ईडी दफ्तर में कदम रखने से पहले हमसे बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि ये महाराष्ट्र को खत्म करने की साजिश है, शिवसेना को खत्म करने की साजिश है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं शिवसेना छोड़ूंगा नहीं। और जो लोग खुशी मना रहे हैं वो पेड़े बांटे कि महाराष्ट्र कमजोर हो रहा है, महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो अपने खिलाफ ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, इसको वो एक तरह से शिवसेना को कमजोर करने की, शिवसेना को तोड़ने की साजिश के तौर पर देख रहे हैं संजय राउत, उसी तरह से पेश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी अभी उन्हें यहाँ पर अभी भी वो मौजूद हैं, बाहर हैं, और दूसरी तरफ वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। महाराष्ट्र इतका कमजोर नाहीये आणि शिवसेना इतकी कमजोर नाहीये। खरी शिवसेना काय आहे हे आज तुम्ही पाहताय। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। सर, एकंदरीत गटामध्ये जे गेलेले आहेत त्यांच्यावर कारवाई नाही झाली, मात्र तुमच्यावर झालेली आहे। खुशी जताई है, संजय शिरसाट ने खुशी जताई है, क्या कहेंगे? नहीं, पेड़े वाटा, महाराष्ट्र कमजोर होतोय, पेड़े वाटा, पेड़े बरं का, महाराष्ट्रावर हल्ले होत आहेत, पेड़े वाटा। अरे बेशरम लोक आहेत तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। तो पूरी बात आपने सुनी कि मैं झुकूंगा नहीं, पार्टी के साथ हूं, सच्चा शिव सैनिक हूं। रौनक, अगर मेरे को सुन पा रहे हैं मुझे, तो रौनक आपका रुख करना चाहूंगी, तस्वीरें भी बताइए आप। हम हालांकि तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से संजय राउत अब ईडी दफ्तर में अंदर जा रहे हैं। जी बताइए। जी जी देखिए शिरीन, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले जब संजय राउत यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हुए, हमने भी उनसे सवाल पूछे कि दरअसल क्या ये सब कुछ बीजेपी के दबाव की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ महीनों पहले इसको लेकर एक राज्यसभा के जो सभापति है वेंकैया नायडू, उनको भी इस संदर्भ में पत्र लिखा था और ये बात का जिक्र किया था कि कुछ लोग जो है वो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराना चाहते हैं और इसी को लेकर वो अपनी बात जो है वो रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आज हमें ये भी बताया कि 2
नेता उनके पास आए थे और जिन्होंने उनसे ये कहा था कि अगर महाविकास आघाड़ी सरकार से शिवसेना बाहर नहीं निकलती है और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाती है तो शिवसेना के कुछ नेताओं पर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। और आज ईडी दफ्तर में जाने से पहले उन्होंने ये बात का खुलासा जरूर किया है कि बीजेपी के 2 नेता उनके पास आए थे और जिन्होंने इस तरह की बात जो है वो रखी है। साफ तौर पर उनके अगर बॉडी लैंग्वेज देखा जाए तो काफी आग बबूला जो है वो देखने को मिल रहे थे। जो उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको अभिवादन, उनका धन्यवाद जरूर करते हुए दिखे, लेकिन बार बार एक बात को वो दोहराते हुए दिखे यहाँ पर शिरीन की ये सब कुछ जो है झूठा फैब्रिकेटेड पूरा मामला जो है रचा गया और उन्हें कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो लगातार जो अपने ट्वीट के जरिए और लगातार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसके जरिए जो बात रखने की कोशिश करते थे कि शिवसेना किसी भी सूरत में बीजेपी या केंद्र सरकार के सामने झुकने वाली नहीं है। और आज एक बार फिर जब उन्हें ईडी दफ्तर लाया जा रहा है तो इस बात को दोहराने की कोशिश जो है वो संजय राउत की तरफ से की जा रही है। उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो निश्चित तौर पर थोड़े नर्वस जरूर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनके बीच में कहीं ना कहीं नर्वसनेस ना हो इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर लोगों के सामने जाया जाए, मीडिया का सामना किया जाए। लेकिन ये बात साफ तौर पर दिख रही है कि जिस तरह से उन्हें आज हिरासत में लिया है, लंबी पूछताछ अभी बाकी है, हो सकता है कि देर रात तक उनकी गिरफ्तारी जो है वो भी यहां पर हो सकती है, जिस बात का अंदेशा खुद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ वक्त पहले जब मातोश्री में ठाणे के कुछ पदाधिकारी उनसे मिलने आए थे उनसे बात करते हुए उन्होंने जताई है। जी शिरीन। ठीक है रौनक, तो जिस तरह से तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो संजय राउत हैं वो एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि उन्हें झूठा फंसाया गया इस मामले में। तो बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये बड़ा डेवलपमेंट इस मामले में हुआ है और वो ये कि हिरासत में लेकर अब ईडी हेडक्वार्टर ईडी के अधिकारी संजय राउत को लेकर पहुंच भी गए हैं। उनकी बातचीत भी आपने सुनी, जिस तरह से वो आरोप एक बार फिर से लगा रहे थे कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास एक बार आना चाहूंगी क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति को जिस तरह से देख रहे हैं, संजय राउत आज एक ऐसा किरदार है वो महाराष्ट्र की राजनीति का जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक पत्रकार, उसके बाद एक राजनेता और शिवसेना में उनकी जो जगह है, आज जिस तरह से वो इस मामले में पूरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनका मैं चाहती हूं कि एक बार पूरा बैकग्राउंड आप हमारे दर्शकों के सामने उनका रखें। जी हाँ, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि संजय राउत की शख्सियत क्या है। संजय राउत ने अपना पत्रकारिता का करियर जो है एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर शुरू किया था। एक लोकप्रभा नाम की पत्रिका आती थी 80 के दशक में। संजय राउत उस पत्रिका के लिए बतौर क्राइम रिपोर्टर काम करते थे और उस वक्त जो मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां होती थी, छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम और दूसरे गिरोहों की जो गतिविधियां उस वक्त चल रही होती थी, उसको संजय राउत कवर किया करते थे। उनके अंडरवर्ल्ड में काफी अच्छे सोर्स थे, वो एक बड़े अच्छे क्राइम रिपोर्टर माने जाते थे। इसके बाद में हुआ ये कि 2 जुलाई 1992 को जो मराठी सामना है, शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें एक वैकेंसी निकली। तो उस वैकेंसी के लिए संजय राउत ने अप्लाई किया कार्यकारी संपादक की। संपादक तो बाला साहब ठाकरे थे, लेकिन कार्यकारी संपादक पद की वैकेंसी निकली और उस वक्त संजय राउत ने अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन जो है बतौर कार्यकारी संपादक 1992 जुलाई में हो गया। अब जब संजय राउत ने सामना ज्वाइन किया तो उन्होंने संपादकीय लिखने की जो उनकी जिम्मेदारी दी गई थी उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये किया कि जो भाषा बाल ठाकरे अपने भाषणों में इस्तेमाल करते थे, जो आक्रामक भाषा इस्तेमाल करते थे, जो लोगों को धमकाने वाली भाषा इस्तेमाल करते थे या जो तीखे शब्दों वाली भाषा इस्तेमाल करते थे, उसी भाषा को उन्होंने सामना की भाषा बना दी। और वो जो कुछ भी लिखते थे ये माना जाता था कि ये बाला साहब ठाकरे ही लिख रहे हैं। और चूंकि बाला साहब ठाकरे संपादक थे तो यही माना जाता था कि संजय राउत का मत, उन्होंने जो संपादकीय में लिखा है वही बाला साहब ठाकरे का मत होगा। तो इसके बाद में आगे ये हुआ कि जब हिंदी सामना शुरू करने की बात हुई तो संजय राउत की उसमें सलाह ली गई और संजय राउत की सलाह पर हिंदी सामना को शुरू किया गया और संजय निरुपम को उसका कार्यकारी संपादक बनाया गया। आगे जाकर संजय राउत न केवल अखबार का काम देखते थे बल्कि इसके साथ साथ वो पार्टी का भी काम देखने लगे। उन्हें उपनेता भी बनाया गया और फिर बाद में पार्टी का सांसद, राज्यसभा में उन्हें बतौर सांसद बनाकर भेजा गया। लेकिन उनके सियासी करियर में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। आपको याद होगा कि 24 अक्टूबर 2019 को जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे तो उसी शाम को संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की थी और उस मुलाकात से ही ये संकेत मिल गए थे कि शिवसेना बीजेपी का गठबंधन
टूटने वाला है और शिवसेना बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना सकती है। और इसके बाद करीब महीने डेढ़ महीने तक जो है 35 दिनों तक वो ड्रामा चला और संजय राउत एनसीपी के नेताओं से मुलाकात करते थे, खास करके शरद पवार के साथ उनके बैठकें होती थी और एक तरह से संजय राउत ने बतौर पुल का काम किया था उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में। और इसी के साथ साथ जहां एक और शिवसेना की तरफ से संजय राउत थे तो दूसरी ओर एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक थे। आपको याद होगा कि उन दोनों उस वक्त में ये दोनों लोग जो है सुबह सुबह शायरियां ट्वीट करते थे और शायरियों के जरिए एक दूसरे से बात करते थे और अपनी पार्टी का संदेश एक दूसरे को देते थे और बताते थे कि किस तरह से इन दोनों पार्टियों को साथ में आना चाहिए और साथ में कांग्रेस को मिलाकर जो है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। तो ये शिवसेना के सबसे बड़े चेहरे बन गए। शिवसेना क्या सोचती है, शिवसेना की क्या रणनीति है, शिवसेना आगे क्या करने वाली है, उसके सबसे बड़े चेहरा जो है साल 2019 से संजय राउत बन गए थे। और हाल फिलहाल में भी ये जो सबसे बड़ी बगावत हमने शिवसेना में देखी उसमें भी शिवसेना के सबसे बड़े मुखर चेहरा जो है संजय राउत ही थे। और शिंदे खेमे की ओर से भी आरोप लगाया जाता है, बीजेपी की ओर से भी आरोप लगाया जाता है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में अगर बात बिगड़ी है तो उनमें जो बड़ी वजहें हैं उनमें से सबसे बड़ी वजह एक संजय राउत की भी है। संजय राउत जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, बीजेपी के खिलाफ काम करते थे और दूसरी तरफ वो एनसीपी के साथ दोस्ताना व्यवहार रख रहे थे, एनसीपी के साथ नरम रवैया अपनाया था। तो इस तरह से उन्होंने शिवसेना को, जो शिवसेना की हिंदुत्व वाली छवि थी, उससे अलग करने की कोशिश की। श्री ठीक है जितेंद्र, बहुत अच्छी तरीके से संक्षिप्त में आपने बताया कि क्या शख्सियत संजय राउत की है और क्या हैसियत वो महाराष्ट्र की राजनीति में रखते हैं। लेकिन आज जिस तरह से अब हिरासत में है वो ईडी की और लगातार अब तक वो जब भी मीडिया के सामने आए हैं वो यही कहते रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वो जो भी आरोप उनके खिलाफ है वो बेबुनियाद है। लेकिन आज हिरासत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, एक बार सुन लेते हैं संजय राउत को। महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा, महाराष्ट्र लढत राहील, शिवसेना लढत राहील, वाकणार नाही। राउत साहब आपसे आज क्या बातचीत हुई? सुबह से आपसे पूछताछ हुई थी क्या? सुबह से आपसे क्या पूछा गया? देखिए सब झूठे एविडेंस है, झूठे कागजात है। संजय राउत ने कभी जिंदगी में झूठा काम नहीं किया है, उसकी गलती यही है वो शिवसेना के साथ वफादार और महाराष्ट्र के साथ ईमानदार रहा और हमेशा रहेगा, चाहे मुझे फांसी पर लगा। क्या आप लोगों ने बीजेपी की सरकार नहीं बनाई इसलिए हो रहा है? क्या बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई इसलिए हो रहा है? मैंने इस बारे में जी 6 महीने पहले जी राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू जी को एक पत्र लिखकर पूरी जानकारी दी थी जी कि मेरे पर कैसा दबाव आ रहा है जी ठाकरे सरकार गिराने के लिए जी, अगर नहीं मैंने मदद की तो आपको अंदर डाल देंगे। इस प्रकार का मैंने 6 महीने पहले। राउत साहब कौन था ये व्यक्ति जिसने आपको ये कहा था? आज नाम का खुलासा कर दीजिए। आ जाएगा बीजेपी के 2 नेता। कौन नाम बता दीजिए राउत साहब। नहीं तो आपके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी। नहीं कौन था राउत साहब, कौन था ये? जी देखिए, निश्चित तौर पर शिरीन मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी बात यहां पर संजय राउत की तरफ से की गई है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि 6 महीने पहले तो आपने सुना संजय राउत को, वो बड़ी बात यहां पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि 6 महीने पहले वो वेंकैया नायडू से इस बात को लेकर शिकायत कर चुके हैं, इस बात की जानकारी उन्हें दे चुके हैं कि उनके ऊपर भारी दबाव है ठाकरे सरकार को गिराने का, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो उसमें अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं, तो फिर उनके लिए परेशानी आगे बढ़ सकती है। नाम का खुलासा भले ही संजय राउत यहां ना कर रहे हो, लेकिन उन्होंने 2 बीजेपी नेताओं के होने की बात कही है। समीर चौगांवकर जी, इस पर मैं चाहूंगी आप रिएक्शन दें। मुझे नहीं लगता कि संजय राउत इस मामले में बहुत सच बोल रहे होंगे। देखिए कोई आज का मामला नहीं है, ये जो भी पूरा भूखंड का जो मामला है, इसे महाराष्ट्र में कहते हैं भूखंड का श्रीखंड। तो इसका जो लाभ संजय राउत ने उठाया है वो बहुत पहले से उठाते चले आ रहे हैं। 2007 का मामला है, इसमें उनके जो करीबी है राजेश राउत, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनकी वाइफ के बैंक अकाउंट से पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ है वर्षा राउत के अकाउंट से, तो वो पूरा ईडी के सामने। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आरोप लगाया जा रहा है, बैंक से खाते से पैसा आया गया है
है, अलीबाग में जमीन खरीदी गई है, उस पैसे से दादर में फ्लैट खरीदा गया है। और जो 47 एकड़ जमीन का मामला है कि जहां पर गरीबों के लिए मकान बनने थे, माड़ा ने जो जमीन मकान बनाने के लिए दी थी, उस जमीन को 8 बिल्डरों को पूरी जमीन बेच दी, वहां एक मकान नहीं बना और पूरा पैसों का हिसाब किताब गायब कर दिया। इसमें हजारों करोड़ का घपला हुआ है। 100 करोड़ संजय राउत के बहुत जो करीबी उन्हें मिला और उन्होंने संजय राउत के साथ जो भी शेयर किया होगा वह जांच में सामने आएगा। तो मुझे लग रहा है संजय राउत अगर बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का मामला है, महाराष्ट्र का मामला नहीं है। संजय राउत महाराष्ट्र नहीं है, संजय राउत शिवसेना के नेता है, वह शिवसेना का जिक्र कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर वह गलत नहीं थे तो ईडी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत थी। 1 जुलाई को वह ईडी के सामने पेश हुए, उन्हें 20 जुलाई को फिर बुलाया गया था, वह 20 जुलाई को नहीं गए। उन्हें 27 जुलाई को ईडी ने समन भेजा, वह 27 जुलाई को फिर नहीं गए, या कहते रहे कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। भाई आप दिल्ली में रहते हो, आपको विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग करने का समय, आपको खान मार्केट में जाकर कॉफी पीने का समय, आपको सारी राजनीतिक गतिविधियां करने का समय, लेकिन आपको ईडी के बुलावे पे जाके अपनी बात रखने का समय नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें संजय राउत की भूमिका निश्चित रूप से होगी, उनके परिवार की भूमिका होगी, और दूध का दूध पानी का पानी जल्दी साफ होगा और संजय राउत के लिए बचना मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। ठीक है विक्रम सिंह, इस पर जवाब आप दीजिए। जब सब कुछ सही है, जो यहाँ पर समीर चौगांवकर जी ने बहुत सारी बातें यहाँ पर जिनका जिक्र किया, मतलब जांच से कतरा क्यों रहे थे फिर संजय राउत? जब बुलाया ईडी ने तो चले जाना चाहिए था, पूछताछ से इतनी दिक्कत क्यों फिर? नहीं श्री जी, देखिए पहले गए भी हैं और बाद में उन्होंने 7 तारीख का टाइम मांगा हुआ था, वो उनको दिया नहीं गया, तो इसमें जांच से कहाँ तुरा रहे थे? ये तो सिर्फ उन्होंने टाइम मांगा था 7 तारीख का, उसके लिए रुके हुए थे। समय मांगने के लिए अगर स्वास्थ्य की समस्या है, और सोनिया गांधी ने समय मांगा था, सोनिया गांधी बीमार थी, उन्होंने समय मांगा, उन्हें समय दिया गया सोनिया गांधी को, बाद में सोनिया गांधी के घर पे पार्लियामेंट के सेशन के समय नहीं तो मुझे लग रहा है उसमें समय देने की जरूरत नहीं थी ना। अगर आप निर्दोष हो तो आपको खुद होकर चल के जाना चाहिए। अरे नहीं तो सोनिया गांधी के घर पे ईडी वहां पे भी चली जाती, वो बीमार एक 75 साल की लेडी बीमार होते हुए, और उनको यहाँ पे बुलाया तो उनके घर पे जाके पूछताछ कर सकते थे। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए कि अगर ये आरोप सत्य होते, 10-12 साल पहले की बात है, 55 लाख रुपए की बात है, इसमें कौन सा करप्शन हो गया? कहाँ आप इसके साथ दूसरे उन चीजों को जोड़ रहे हो? जो लोग करने वाले थे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसमें संजय राउत जी का जो पूरे घोटाले में संजय राउत का नाम आया है, उनकी वाइफ वर्षा जी का नाम आया है, उनके जुड़े हुए लोगों का नाम आया है, बैंक के अकाउंट का ट्रांजेक्शन बता रहा है, 55 लाख रुपए वर्षा राउत के अकाउंट में गए हैं, यह क्लियर कट है। उसी पैसे उन्होंने दादर की प्रॉपर्टी खरीदी है, उस मकान को ईडी ने सील कर दिया, दादर के फ्लैट को आज। तो सील कर, तो अकाउंट में पैसा गया, उसका हिसाब ले नहीं पा रहे कि 55 करोड़ रुपए आया कहां से संजय राउत के पास? अरे भाई वर्षा राउत जी के अकाउंट में 55 करोड़ रुपए 55 लाख रुपए कहां से आया? वो हिसाब देना इस बात का। 55 लाख रुपए अकाउंट से आए थे, उनकी कई बार सफाई हो दे भी चुके हैं, अकाउंट से आए ना, वो कोई कैश ट्रांजेक्शन तो थी नहीं, अकाउंट से आए थे कि कई बार वो सफाई दे चुके हैं। उसके बावजूद ये 55 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा बखेड़ा आप कर दे, उसके तो सारी कई बार उसके लिए सफाई दे चुके हैं। 55 लाख के सिर्फ को लेकर बखेड़े की नहीं है विक्रम सिंह, इस घोटाले को लेकर, और इस घोटाले में अगर कहीं पे कुछ ऐसा अधिकारियों को दिख रहा है तो उस जांच का सामना करने से फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल बस ये सिरिन जी मैं मानता हूं, देखिए ये एजेंसियां हैं जो गलत तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन आप राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक उद्देश्य से आप विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे इस प्रकार से। देखिए अभी जैसे मैं जफर इस्लाम जी की बात का जवाब देता हूँ, इन्होंने कहा था कि भाई संजय राउत ने कौन सा हीरो वाला काम किया। अरे भाई हीरो वाला काम किया, वो डरे तो नहीं, जैसे आपके साथ जो लोग चले गए, डर के चले गए, ये तो डरे नहीं, सच का सामना कर रहे हैं, जो भी होगा सामना कर रहे हैं। लेकिन आप जो कर रहे हैं विपक्षियों के साथ, जो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ आप ये जो कर रहे हैं, क्या ये सही है? आपने पहले काम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अरे भाई आप किसी को आप देखिए, आप वो कुछ हुआ नहीं, फिर आप विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन आप ये सब कर लोगे, जनता आएगी, जनता सब देख रही है कि आप ये क्या कर रहे हो, और जनता के साथ आप कार्रवाई करना क्या करेंगे? देख रहे हैं तो इस जांच को होने दीजिए, और सब देख रहे हैं तो सारी चीजें वैसे भी साफ हो जाएंगी। जफर इस्लाम, इसका भी आप जवाब दीजिएगा। साथ ही मैं चाहती हूँ कि संजय राउत के उस आरोप का भी आप जवाब दीजिए जिसमें वो कह रहे थे, जिसमें उन्होंने 2 बीजेपी नेताओं का हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन वो इतना बोलकर जरूर चले गए कि 2 बीजेपी के नेताओं ने उनसे संपर्क किया। हाँ तो वो नहीं डरे, देखिए बीजेपी कर रही है ना ये सब, ये तो मैं ठीक है विक्रम सिंह, जफर इस्लाम से मेरा सवाल था। मैं जरा जी देखिए शिरीन जी, 2 चीज मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से संजय राउत जी बाहर इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस तरह से लाए जा रहे थे, हिरासत में लिए जा रहे थे, और ऐसा वो मानो दिखा रहे हैं जैसे कि देश के लिए कुछ बड़ा कारनामा करके आ रहे हैं, जबकि करप्शन करके आ रहे हैं। इधर देखिए इस तरह की चीज़। और दूसरा महाराष्ट्रियन
के बारे में बात करें। अरे महाराष्ट्र में सिर्फ वही नहीं है, पूरा महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में सब लोग देश के साथ है, कोई करप्शन नहीं करता है। हम महाराष्ट्रियन के साथ है, हमारी पार्टी महाराष्ट्रियन के साथ है, और हमारे पार्टी में सारे महाराष्ट्रियन है। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आप ही महाराष्ट्र के अस्मिता से खेल हो रहा है, ये सब ढिंढोरा मत पीटिए, इसलिए कि सब लोग समझ रहे हैं कि अपना करप्शन छुपाना चाह रहे हैं। देखिए अपनी नाकामी। पिता का हौसला बढ़ाने के लिए बेटी पहुंच गई है ईडी दफ्तर। विदिता, जो कि संजय राउत की बेटी हैं, विदिता राउत, और वो पहुंची हैं ईडी के दफ्तर। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है अपने पिता से मिलने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर पहले संजय राउत पहुंचे हैं ईडी के मुख्यालय, ईडी के हेडक्वार्टर, और उनकी बेटी भी अब यहां पर पहुंची हुई है। ठीक है, जल्दी से इस पर जवाब दीजिएगा, अपनी बात पूरी कर लीजिए जफर इस्लाम, फिर मैं अखिलेश प्रताप सिंह के पास जाऊंगी। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि देखिए, ये सब गलत तरीके से, अवैध तरीके से पैसे बनाने वाले की टोली है। इस टोली के खिलाफ जो है एजेंसी काम कर रही है, चाहे वो झारखंड में कांग्रेस के लोग पैसा लेके वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहे हो इन्वेस्टमेंट करने, गलत अवैध तरीके से बना रहे, जिस तरह से पैसा बना रहे, या बाकी तरह से जिस बाकी जगह पर उस तरह से महाराष्ट्र में 2 साल से लूट खसोट जो बसा हुआ है। महाराष्ट्र की जनता समझ रही है कि ये सरकार जो है टैक्स और राज्यसभा के फॉर्म में हमने सबमिट किए जी। सर राउत साहब, लेकिन जे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें सारे राउत साहब ने ऐसा भी कहा था कि उन पर दबाव है, राज्यसभा के चेयरमैन को उन्होंने लेटर भी लिखा था। हाँ, राज्यपाल के चेयरमैन वेंकैया नायडू को उनको लेटर 2 महीने लिखा था कि कैसे सूझ बुद्धि से ये कार्रवाई हो रही है, और उन्होंने सब कुछ प्रूफ भी दिए थे। लेकिन अभी आपको पता है क्या चल रहा है, सब मीडिया को सब मालूम है, ये पॉलिटिकल दबाव तंत्र, पॉलिटिकल दबाव। सर मराठी ने कहा है कि अगला स्टेप क्या होगा, कौन सा सर समोर सर कॅमेरा ज्या पद्धतीने अजूनही समाधानकारक तुम्ही जे काही केले दावे सगळं सबमिट केलं, त्यांचं समाधान अजून झालं नाही का सगळ्यात पुरावे? सुनील राउत, जो कि संजय राउत के भाई हैं, सुबह से ही उनके साथ लगातार उनके घर पर ही थे, और अब वो भी उसी बात का जिक्र कर रहे थे। जब पूछा गया उनसे, उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा हो रहा था, उन पर दबाव था, पॉलिटिकल दबाव था, और इसकी शिकायत उन्होंने संजय राऊतांना तोडावं, शिवसेना सोडावी म्हणून ही राजकीय सूडबुद्धीची कारवाई आहे। परंतु संजय राऊत आहे, बाळासाहेबांबरोबर 30 वर्ष त्यांनी आयुष्याची घालवलेली आहे। बाळासाहेब कधी झुकले नाहीत, त्यामुळे संजय राऊत सुद्धा झुकणार नाही। संजय राऊत हा बाळासाहेबांचा सैनिक आहे, उद्धवजींचा सैनिक आहे, तो झुकणार नाही। भले त्यांना अटक करो, चुकीच्या कारवाई बाबतीत त्यांना फासावर लटकव, तरी सुद्धा संजय राऊत शिवसेना सोडणार नाही। आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत उद्धवजींच्या बरोबर संजय राऊत आणि संजय राऊतांचं संपूर्ण। सुनील राउत, संजय राउत के भाई, इन्हें आप सुन रहे थे, हालांकि वो मराठी भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने हिंदी में भी अपनी बात रखी थी। शायद समीर जी इस पर बोलना चाह रहे हैं कुछ। मुझे लग रहा है कि जो उनके भाई सुनील राउत जो बोल रहे थे, वो यही बात बोल रहे थे जो संजय राउत बोल रहे थे कि बाला साहेब ठाकरे का मैं सच्चा शिव सैनिक है संजय राउत, उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक है, और वो झुकेंगे नहीं है, वो लड़ेंगे, और हमने कोई घोटाला नहीं किया और किसी गलत मामले में शामिल नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो जिस तरीके से आज अभी संजय राउत ने जो बात बोली है कि 2 नेताओं का उनके ऊपर प्रेशर था, मुझे लग रहा है आज वह हिरासत में लेने के बाद इस बात की बता रहे हैं, या पहले बात बता सकते थे, वह उद्धव ठाकरे को बता सकते थे, वह पत्रकार वार्ता लेके इस बात की घोषणा कर सकते। मुझे लग रहा है अब जब गिरफ्तार हो गए हैं और जब उन्हें मालूम है कि अब उनका पूरा रायता फैल चुका है, वो अब समेट नहीं सकते, उनकी गिरफ्तारी तय है और ईडी के पास उनके सारे कारनामों की फाइल उपलब्ध हो गई है, तो मुझे लग रहा है वो महाराष्ट्र का अपने आप को सपूत बताकर, शिवसेना का सच्चा सैनिक बताकर वो बचना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है उन्होंने गलत किया है, उन्हें उसकी सजा भुगतना पड़ेगी, इसका महाराष्ट्र से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, अखिलेश जी आइए, आप बोलना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे जफर इस्लाम का। देखिए, कोई कुछ भी कह ले, आज हिंदुस्तान में ये बात बच्चा बच्चा हर कोई मानता है कि जो हमारे इस तरह की जांच एजेंसियां हैं, उनका जो मूल कर्तव्य है कि देश को और देश के इकोनॉमी को कमज़ोर करने वालों पे उन पे कार्रवाई करने की बजाय आज जो लोग बीजेपी को या बीजेपी की सरकार को कमज़ोर कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। ये एजेंसियां बनी किस लिए थी, इनका जिम्मेदारी और काम क्या है, वो काम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे बैंकों को लूटने वाले यहीं बैठे हैं, कुछ विदेश चले गए,
कहीं सुना आपने कि ईडी ने कुछ कार्रवाई की किसी पे? जो फ्रॉड कर रहे हैं वो यहीं बैठे हैं। कहीं सुना आपने? कहीं सुना आपने? अभी जितने ये बीजेपी में गए हैं लोग शिवसेना से, उसमें भी मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से मुझे जानकारी जो है कि कई लोगों पे ईडी की नोटिसें और कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन अब वो चले गए उधर तो अब वो पाक साफ हो गए। तो लोग समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहस कोई बीजेपी का या बीजेपी के समर्थक पत्रकार बहस लाख कुछ भी कर ले, लेकिन सच्चाई सब लोग समझ रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।